आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं टॉप 25 MCQ क्वेश्चन सोशल स्टडीज का लेकर के आऊंगा फॉर टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 एंड 2022। तो बच्चों, मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज 14 टॉप MCQ क्वेश्चन सोशल स्टडीज का लेकर के आया हूं। ऑलरेडी मैंने इस लेक्चर के पार्ट 1 में 11 MCQ क्वेश्चंस को करा रखा है सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। यदि आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे देख ले और उसके बाद ही ये लेक्चर आप देखें, जिसमें मैं आज 14 MCQ क्वेश्चन सोशल स्टडीज का कराने जा रहा हूं। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका सपोर्ट आपके एजुकेटर चंदन सर को मिलता रहे और इसी तरीके से आपके लिए हार्ड वर्क करते हुए आपका एजुकेटर आपके तैयारी में आपका साथ देते रहे। तो बच्चों, आइए हम लोग जरूर देखते हैं कि आज के टॉप 14 MCQ क्वेश्चन सोशल स्टडीज के क्या होने वाले हैं। बच्चों, पहले आप MCQ के क्वेश्चंस को पढ़िएगा और उसके बाद आप खुद से पहले आंसर को करिएगा और बाद में आप ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपका जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आप करेक्टली दिए हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं आज के इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, रोमांटिज्म रेफर्स टू ए। रोमांटिज्म किससे जुड़ा हुआ है? तो आपको बच्चों मैं बता देना चाहता हूं कि यूरोप में कल्चरल मूवमेंट जो शुरू हुआ था मोनार्की के खिलाफ, एब्सोल्यूटिस्ट रूल के खिलाफ, उसे ही रोमांटिज्म कहा जाता है। रोमांटिज्म मूवमेंट में आर्ट और सॉन्ग्स, पोएम्स का सहारा लिया गया था ताकि जो एब्सोल्यूटिस्ट रूल है, मोनार्की रूल है पूरे यूरोप में, उसके खिलाफ संघर्ष किया जाए। तो रोमांटिज्म रेफर्स टू ए कल्चर मूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है कल्चरल मूवमेंट। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन फ्रांस बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, तो उससे पहले फ्रांस में मोनार्की रूल हुआ करता था। मोनार्की रूल के अंडर लुई 16 जो है वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर हुआ करते थे फ्रांस के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज ऑल्सो नोन एज। फ्रांस में जब आपका रूल स्टार्ट हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स फ्रांस में लाए थे। इसी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा गया था। तो जो सिविल कोड था 1804 का, उसे हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी 20% पीपल ऑफ ब्रुसेल्स स्पीक। तो आपको बच्चों पता होगा एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम के अकॉर्डिंग जो आपका ब्रुसेल्स था, जो कि कैपिटल बेल्जियम का है, वहां पे जो 20% जो लोग थे वो डच बोलते थे और जो 80% लोग थे वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जैसे इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन का, उसी तरीके से श्रीलंका भी कॉलोनी था ब्रिटेन का। ब्रिटेन का पूरा रूल था श्रीलंका के ऊपर और श्रीलंका फाइनली इंडिपेंडेंट कंट्री बना 1948 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Number of times the Constitution of Belgium amended between 1970 and 1993. तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में जो भी डिस्प्यूट था उसे रिमूव करने के लिए एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए गए थे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है। एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन मेनली रिवर्स के किनारे होता है और एलुवियल सॉइल दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल और एक होता है न्यू एलुवियल सॉइल। न्यू एलुवियल सॉइल ज्यादा फर्टाइल होते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल के मुकाबले, और ओल्ड एलुवियल सॉइल का जो दूसरा नाम है वो है बांगर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। Which of the given subject is not included in state list? बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पावर दिया है लॉ बनाने का। तो ऐसा लिस्ट जिसमें वो सभी सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल लिस्ट, और ऐसा लिस्ट जिसमें वो सब्जेक्ट है जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है उसे हम कहते हैं स्टेट लिस्ट। तो आप देखिएगा कि जो नेशनल डिफेंस है वो सेंट्रल लिस्ट में आता है क्योंकि नेशनल डिफेंस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर है लॉ बनाने का। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एग्रीकल्चर आप देखिएगा बच्चों कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टेट लिस्ट में आता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लॉ को बनाने का। एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है क्योंकि एजुकेशन के ऊपर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बना सकते हैं। तो बच्चों जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा आपका नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस जो है उससे जुड़ा हुआ जो भी लॉ है उसे बनाने का अधिकार केवल और केवल हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेवल्स इज। तो आप देखिएगा कि ऐसा गवर्नमेंट जिसमें 2 और मोर देन 2 लेवल होता है उसे हम लोग कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर ओवर यूज पर्टिकुलरली फाउंड इन। तो हमारे देश में आप देखिएगा कि पंजाब, हरियाणा ये ऐसे स्टेट है जहां पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के कारण बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर को यूज किया गया है फार्मर्स के द्वारा इरिगेशन करने के लिए, और इसके कारण पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में ग्राउंड वाटर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और जो ग्राउंड वाटर लेवल है पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों का वो काफी ज्यादा नीचे जा रहा है, और इससे जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रहा है अपने वाटर रिक्वायरमेंट को पूरे करने में। तो जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इज। तो बच्चों आपको पहले ये मैं बता दूं कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन होते हैं, मैनेज होते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। हमारे देश में एनटीपीसी, इंडियन रेलवे ये सभी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में आते हैं। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। विच क्रॉप इज मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड में पल्सेस का, और आप देखिएगा कि जो भी शाकाहारी भोजन है उसमें प्रोटीन का
जो मेजर सोर्स है वो है पल्सेस। इंडिया में वैरायटीज ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं और हमारे देश में पल्सेस का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। लोग पल्सेस को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि पल्सेस में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर? तो हम लोग गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ। प्लांटेशन एग्रीकल्चर हम उस एग्रीकल्चर कहते हैं जिसमें एक ही क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में ग्रो किया जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो आया था सिस्टम वो यूरोपियंस के द्वारा इंडिया में लाया गया था। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में बहुत बड़े लैंड पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और इसीलिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो कमर्शियल फार्मिंग का एक प्रमुख टाइप है। तो बच्चों ये रहा आपका 14 टॉप सोशल स्टडीज MCQ which is important for the term 1 board examination. So students, if you like this video, then don't forget to subscribe my YouTube channel Socionomics and you comment whatever score you get after solving this MCQ. Thank you very much to all of you.